हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेई मेंस मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो फर्स्ट फेब में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। और ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया था? ए बैग कंटेन्स 8 बॉल्स हुज कलर्स आर आइदर वाइट और ब्लैक। मीन्स कोई एक बैग है, उसमें 8 बॉल्स हैं और कलर वाइट और ब्लैक है। 4 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसमें से 4 बॉल निकाला जा रहा है बिना रिप्लेसमेंट का। एंड इट वॉज फाउंड दैट 2 balls आर वाइट एंड अदर 2 balls आर ब्लैक। और हमें ये मिला कि जैसे ही आप 4 बॉल निकाल रहे हो तो जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट या कोई एक रिप्लेसमेंट में क्या पाया गया कि जो हमारा जो 4 बॉल्स था उसमें 2 बॉल वाइट है और 2 क्या है आपका ब्लैक है। तो हमें क्या करना है इसमें? द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि उस बैग में वाइट कलर का और ब्लैक कलर का बॉल इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो आपको केस बनाना होगा। लेट सपोज जो हमारा बैग था उसमें हमें ये नहीं पता है कि कितना वाइट बॉल है और कितना ब्लैक बॉल है, बट ये हमें पता है कि टोटल क्या है, 8 बॉल्स है। ठीक है, और 8 बॉल में वाइट भी है और ब्लैक भी है। तो हमने जब फर्स्ट रिप्लेसमेंट में निकाला है तो क्या मिला है हमें? 2 बॉल ब्लैक था और 2 आपका क्या था, वाइट था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक इवेंट हमारा हो चुका है तो पूछा क्या जा रहा है कि जो बैग है उसमें इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट बॉल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम केसेस बनाएं तो लेट सपोज अगर मैं 2 वाइट बॉल ले रहा हूँ, तो अगर मैं 2 वाइट बॉल लूँगा जो हमारा रिप्लेसमेंट था, तो बाकी अगर 2 ब्लैक वाइट बॉल हो गया तो आपका ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? ब्लैक बॉल अगर 2 है तो वाइट बॉल क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो 2 ब्लैक और 6 वाइट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा आपका क्या हो सकता है? अगर मैं 3 ले लूँ क्या, ब्लैक बॉल, तो 5 आपका क्या हो जाएगा? वाइट बॉल हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं अगला पॉसिबिलिटी लूँ तो 2 ब्लैक 6 वाइट, 3 ब्लैक 5 वाइट एंड 4 ब्लैक 4 वाइट हो सकता है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 4 ब्लैक एंड 4 वाइट। अब अगर मैं 5 ब्लैक ले लूँ तो 5 ब्लैक एंड 3 वाइट हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी बन पा रहा है? 1 2 3 4। और अगर पॉसिबिलिटी बन जाए तो अगर मैं मान लीजिए 6 ले रहा हूँ, 6 ब्लैक बॉल, तो 2 क्या हो जाएगा आपका? वाइट बॉल। ठीक है, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो रहा है हमारा? 5 पॉसिबिलिटी है। और उसमें हमें इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी कि इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? क्या करते हैं, बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे और एक एक जो पॉसिबिलिटी है सबसे पहले हम उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो लेट सपोज हमारा जो बैग का सिचुएशन था वो टोटल कितना तरह से पॉसिबल है? 5 वेज में पॉसिबल है। तो आप किसी एक बैग को अगर सेलेक्ट करोगे, ये एक एक क्या है, एक एक बैग को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं किसी एक बैग को पिक करूंगा तो उसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या होगा? 5, क्योंकि टोटल आपका 5 पॉसिबिलिटी था और हमें इसका निकालना था। ठीक है, तो बेस थ्योरम में हमें करना क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालना किसका है? 4 ब्लैक का और 4 वाइट का। अगर एक प्रोबेबिलिटी या एक इवेंट ऑलरेडी हैपेंड है तो वो कौन सा था? उसमें था आपका 2 बॉल था ब्लैक और 2 बॉल था वाइट। तो 2 ब्लैक एंड 2 वाइट, इसका हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बेस थ्योरम से मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। अपॉन में होगा, मतलब न्यूमरेटर वाले पार्ट में आएगा। तो 1 अपॉन क्या लिखूंगा मैं इसको? 1 अपॉन 5, क्योंकि 5 में से कोई एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 4 बॉल ब्लैक होने का और 4 बॉल वाइट होने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो 4c2 मल्टीप्लाई 4c2 और टोटल हमारा कितना था? 8। तो 8 में से हमें कितना बॉल चूज करना है? 4 बॉल चूज करना है। तो इस तरह से इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे।
तो आप लोग देख पा रहे हो कि हमें क्या निकालना था, हमें पता करना था कि 4 वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है अगर ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है 2 वाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल का। तो ये हमारा हो गया जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था, और फिर एक एक सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। ठीक है, 2C2 और 8C2, दूसरा क्या आपका मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये दो दो बार हैपेंड हो रहा है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा 2/7। सिंपल है कैलकुलेशन, बस आपको सबका वैल्यू पुट कर देना है और उसको फाइनली सॉल्व करना है। तो वहां से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 2/7 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये 6 है, 6C2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है π/4 है। x dx अपॉन साइन का पावर 4 2x प्लस कॉस का पावर 4 2x। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं इसमें, 2x को अगर मैं यहां से रिप्लेस कर दूं, या 2x को अगर मैं लेट कर लूं, लेट सपोज अगर मैं 2x को मान लेता हूं क्या z, तो जैसे अगर आप 2x को z मानोगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, या t कुछ भी मान सकते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका आपका डिफरेंशिएशन होगा। फिर उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका लिमिट भी चेंज कर लेंगे। तो आप लिमिट चेंज कर लो, z का लिमिट क्या हो जाएगा, क्योंकि dx z में कन्वर्ट होगा तो z के अकॉर्डिंग हमारा z का लिमिट होगा x इज इक्वल टू z/2। तो x का वैल्यू यहाँ से z/2 और z का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू अगर π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका फाइनली हमारा लिमिट क्या बन गया, 0 से π/2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, इसको डिफरेंशिएट करना है। dz/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम dz/dx निकाल लें तो dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, हाँ dz अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2। तो dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू आएगा dz अपॉन 2। ठीक है, अब आप उसको पुट कर लो उसमें, तो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई dx का वैल्यू क्या था, dz अपॉन 2 अपॉन क्या था, यहाँ से साइन का पावर 4 z प्लस कॉस का पावर 4 z, और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, i इज इक्वल टू 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 होगा, ये हो गया x dz अपॉन क्या होगा, साइन का पावर 4 z प्लस क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4 z। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, हम इसमें आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, अगर मैं fx को या fz को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ किसमें, f π/2 f z माइनस पाई, हाँ π/2 माइनस z में, π/2 माइनस z में, तो फिर से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका π/2 माइनस z, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, उसको कन्वर्ट कर दिया था, z के टर्म में मैंने कन्वर्ट किया था, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/4 π/2 x इंटू डी एक्स। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, fx को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके फॉर्म में, x को मैं इन टर्म्स ऑफ पाई f π/2 माइनस एक्स, इसको अलग अलग रूल्स के नेम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का मैं अब प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, fx को किस में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, π/2 माइनस एक्स में। तो जैसे ही आप x को रिप्लेस करोगे π/2 माइनस, क्योंकि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में आप किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे आप π/2 रखोगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका π/16 dx साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4x। कैसे आएगा, क्योंकि जैसे आप इसमें पुट करोगे तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2i आएगा, 2 साइड एक साइड लाएंगे, π/16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें अब फाइनली हमारा जो मेन क्वेश्चन था अब वो इस छोटा सा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना, उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें अगर मैं
किससे डिवाइड कर दूं? अगर मैं साइन कॉस के पावर 4x से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बन जाएगा? सेक का पावर 4x, tan का पावर 4x प्लस 1। ठीक है। और अगर मैं इसमें लेट कर रहा हूँ किसको? tan x को t मान ले रहा हूँ, तो tan x को जैसे आप t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? dt अपॉन डी एक्स। तो dx का वैल्यू क्या होगा? dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। आप पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज कर लो। ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी पाई अपॉन 16 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये dt है। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 1 इसमें से अगर मैं t माइनस 1 अपॉन टी को p मान लूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इसमें अवेलेबल था, तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो dp अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? t माइनस 1 अपॉन टी को मैंने क्या मान लिया था? p मान लिया था। तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा? dp अपॉन dt की इक्वल आएगा। अब आप इसमें जैसे यहाँ पुट करोगे तो फाइनली आपका क्या होगा? ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट होगा। ठीक है। और बचेगा क्या? पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट चेंज कर लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारा क्या हो गया? लिमिट हो गया। आप पी का वैल्यू यहाँ पे आप दोनों लिमिट रखो, पी का वैल्यू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? क्योंकि ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ए अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा ये आपका यहाँ से? फाइनली पाई स्क्वायर, ये क्या होगा? पाई स्क्वायर अपॉन 16 रूट 2 आएगा। उसको आप जब आप रेशनलाइज करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर रूट 2 अपॉन 32। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था अगर आपको याद हो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या पूछा गया? इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है रूट 2 1 माइनस 1 रूट 2, उसी तरह एक बी मैट्रिक्स दिया है, सी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है एंड इस साइड एक्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। देन आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या गिवन है? ए का ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स यहां से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज सी स्क्वायर ए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ए का ट्रांसपोज सी स्क्वायर और इसका डिटर्मिनेंट। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ही चाहिए था। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल सकता हूं। तो इसको अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। तो अब आप क्योंकि डिटर्मिनेंट ए और बी हम निकाल सकते हैं, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ सी के प्लेस पे क्या रख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू बी। तो इसे आप यहाँ पुट कर लो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा? सॉरी, सी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? वो दोनों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी के प्लेस पे हमें रखना था, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का पावर 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 6 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। बस हो गया सिंपल। अब आप उसका वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है आपका वैल्यू? रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 3। ठीक है। और यहाँ से 1 माइनस 0 तो ये 1 आएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। और a का पावर 6, तो a का वैल्यू हमारा क्या था? 3 था, तो 3 का पावर 6 निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। 2 2 हाँ। तो फाइनली इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आपका क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा। तो ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा कि टफ है, बट वो आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सिंपल है। हमसे क्या पूछा गया है? ए प्लस बी का वैल्यू पूछा गया है। tan a का वैल्यू गिवन है, tan b का वैल्यू गिवन है एंड tan c का भी वैल्यू गिवन है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इसमें क्या पुट कर ले रहा हूँ, क्योंकि आप में इसमें जो भी दिया हुआ है x के टर्म में है, tan a tan b और tan c, तो मैं अगर x को लेट सपोज 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ से tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन, ये होगा 1 प्लस 1 और ये 1, तो √3 हो जाएगा 1 अपॉन √3, और tan b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3, ठीक है। और tan c का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ देखा जाए 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा √3। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, a प्लस बी का वैल्यू निकालना था, तो आप a प्लस बी कहाँ से लिख सकते हो, tan a प्लस बी से। तो अगर मैं tan a प्लस बी लिख रहा हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस क्या होगा tan b अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर लो, सबका जो भी गिवन था हम लोग निकाल चुके। क्या क्या था, tan a का वैल्यू क्या था 1 अपॉन √3 और 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 और अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 तो 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3 अपॉन क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3 कैंसिल होगा, ये 3 अपॉन √3 कैंसिल होगा, क्या आएगा √3, ये किसके इक्वल था tan c के इक्वल था। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ tan a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, tan c की इक्वल आ गया। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका c, और फाइनल आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ n is the number of ways 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices where any office may have any number of persons including 0, then n is equal to what। तो अगर देखा जाए तो टोटल कितना था इसमें 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उन्हें हमें क्या करना है 4 आइडेंटिकल ऑफिसेज में उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोल सकते हो आप, उसको ग्रुप करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें 5 एम्प्लॉयज़ को, टोटल 4 ऑफिस है उसमें हमें क्या करना है उनको बैठाना है। तो आप कितने तरह से उसको कर सकते हो, उस काम को कितने तरह से कर सकते हो, हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो मैं हमारे पास ऑफिस कितना था 4 ऑफिसेस था, वो भी आइडेंटिकल था, और किसी एक में 0 भी पॉसिबल हो सकता है, मीन्स 0 एम्प्लॉय भी हम रख सकते हैं, ठीक है, एक भी एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं स्टार्ट करूं तो लेट सपोज अगर मैं फर्स्ट वाले ऑफिस में 5 एम्प्लॉय पुट कर रहा हूं, तो उसके बाद सीट करा रहा हूं, तो बाकी जो बचे उसमें 0 पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं इसी तरह से केस बन जाएगा, ठीक है, तो एक में अगर 5 तो बाकी सब में क्या होगा आपका 0। फिर उसी तरह से अगर मैं इसमें 4 एम्प्लॉय को रख रहा हूँ, यहाँ 1 रख रहा हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि टोटल कितना था आपका एम्प्लॉय का संख्या 5 था। मैं अगर इधर 4 रख रहा हूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ, तो 3 1 1, ठीक है, ये 0, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ तो 2 1 1 1, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो टोटल पॉसिबल वे होगा वो क्या हो सकता है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए तो 5 0 0, ये एक तरह से आप इस तरह से फिल कर सकते हो, एक में 5 बाकी सब में 0 0 एम्प्लॉय। 4 1 0 0, इसको आप कितने तरह से फिल कर सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 0 0, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। उसी तरह से 2 2 0 1, 2 1 1 1 और 3 1 1 1 0। तो टोटल आपका कितना वेज आ जाएगा, 1 वेज 5 वेज 10 वेज 15 10 10, इन सबको आप ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलने वाला है 51। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 इसका क्या है राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 था आप देख पा रहे हो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। लेट एस इज इक्वल टू जेड एंड जेड बिलोंग कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड अंडर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट में z प्लस जेड का क्या है कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा z माइनस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2√2। लेट z1 z2 बिलोंग्स टू s बी सच दैट मॉड z1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ z, ठीक है,
जेड किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। Z2 क्या है आपका, मिनिमम ऑफ जेड। तो फिर आपको उसका वैल्यू बताना था। तो अगर मैं फर्स्ट वाला ही देखूँ इसको, तो ये क्या है आपका, एक सर्कल का इक्वेशन है, और जो हमारा सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा, 1,0। ये हो गया हमारा x-1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब दूसरे वाले अगर हम इक्वेशन जो दिया हुआ था हमें, इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √2 - 1। जेड का वैल्यू अगर मैं x प्लस आई वाई पुट कर लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस x माइनस आई वाई, जेड का कॉन्जुगेट, माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा, जेड का वैल्यू क्या लिए हम, x प्लस आई वाई, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या था, 2√2। अब आप कैंसिल आउट करा लो, अगर कैंसिल आउट होने लायक हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, √2 - 1। ठीक है, ये √2 - 1 हो गया, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x माइनस आयोटा, और वहाँ से क्या आ जाएगा, आई वाई। तो 2 आयोटा y इक्वल टू 2√2। तो आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा, वो 2 कैंसिल कर लेंगे, तो x अंडर √2 - 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू √2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, और ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो हमें z का वैल्यू निकालना होगा। तो आप देख पा रहे हो, जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ से x और y का वैल्यू मिलेगा, और फिर उस x y के वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से हमें z का वैल्यू मिलेगा, Z1 और Z2 का वैल्यू, Z1 और Z2 का वैल्यू यहाँ पुट करके हम उसका मॉड का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो बाकी जो बचा हुआ इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था, x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या था, x इंटू √2 प्लस वाई इज इक्वल टू √2। दोनों सॉल्व करने पे x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1, और दूसरा x का वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक था ना तो दो x का वैल्यू मिलेगा, 1/2 माइनस √2। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँ तो y का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1। तो यहाँ से आपका Z2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। अगर मैं x का वैल्यू क्या रखूं, 2 माइनस √2, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √2 - 1/√2। तो यहाँ से जो Z1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। अब आपको इसका वैल्यू निकालना था। जब हमें Z1 पता है और Z2 का भी वैल्यू पता है, यहाँ उन दोनों का वैल्यू आप इसमें पुट कर लो, सॉल्व करोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो 2 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इसका 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन था, लेट द मीडियन एंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 170, 125, 230, 190, 210 ए बी 170 एंड 205/7 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका मीडियन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। तो हमें बताना था मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मीन का वैल्यू चाहिए। मीन आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपको पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन पता हो, बट ऑब्जर्वेशन में 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहा हूँ। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, अगर मान लो मीडियन आपका ME है तो माइनस XI अपॉन क्या हो जाएगा, N। ये हमारा क्या होगा, मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे, वहाँ से हमें AB का वैल्यू मिलेगा, फिर AB का वैल्यू पुट करके हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। देखिए AB हमारा क्या आ जाएगा, 300। अब AB का वैल्यू आप पुट कर लो, तो वहाँ से जैसे ही पुट करोगे तो सबका सम मिल जाएगा आपको, तो वो हमें क्या देगा, आपको मीन का वैल्यू देगा। तो मीन का वैल्यू आपका आ गया 175। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल, क्योंकि A और B का वैल्यू तो हमें पता था ना, A प्लस B का वैल्यू, माइनस कॉमा ले लेंगे प्लस B आ जाएगा, तो 130 पुट कर लेंगे प्लस B का वैल्यू, सॉल्व करोगे तो 35 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें 2 वैक्टर दिया हुआ था, वैक्टर A एंड वैक्टर B, एंड जो तीसरा वैक्टर है उसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। वेक्टर C इज इक्वल टू दिया है ब्रैकेट A क्रॉस B ब्रैकेट में, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आयोटा, फिर
क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप है। देन आपको इसका वैल्यू बताना था। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि अगर इसे सॉल्व करना है, मीन्स हमें क्या करना होगा, इसको इसका वैल्यू बताना है तो हमें सबसे पहले सी वेक्टर सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और वेक्टर सी का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है, और इस कंडीशन में ए क्रॉस बी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल लूंगा। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। वैल्यू पुट कर लो, -5 1 और -3, -5 1 एंड -3। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 और -4, 1 2 और -4। सॉल्व करेंगे, ये होगा आई कैप, ये कैंसिल -4 और ये हो जाएगा आपका -6। तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -4 + 6, ठीक है, -4 + 6। और जे कैप क्या आ जाएगा, -जे कैप, ये कैंसिल, रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, और ये क्या आ जाएगा +3। तो 20 + 3 23 होगा, प्लस जे कैप के कैप। तो के कैप किसकी इक्वल आएगा, ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, -10 और -1, तो -11 आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 आई कैप आ जाएगा, और ये हो जाएगा -23 जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 11 के कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम निकाल लिए, तो मैं इसको साइड में लिख ले रहा हूँ। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आई कैप, ठीक है, -23 जे कैप, -11 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, वेक्टर सी का वैल्यू। तो वेक्टर सी के लिए आप वैल्यू पुट कर दो सबका। तो वहाँ से सबसे पहले तो वेक्टर ए क्रॉस बी को हमें आई कैप से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आई कैप तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, -23 जे कैप इंटू आई कैप, ठीक है, -11 के कैप इंटू आई कैप। ठीक है, फिर इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, अगेन इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, अगेन इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कराना है। तो स्टूडेंट आपको वेक्टर में बताया जाता है, अगर ये आई कैप है, ये जे है और ये के है, तो हम यहाँ से क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये तो 0 हो गया, जे इंटू आई, तो जे इंटू आई क्या आ जाएगा आपका, जे और आई माइनस के कैप होगा, तो ये हो जाएगा 23 के कैप। ठीक है, और के आई क्या हो जाएगा आपका, के और आई प्लस का जे कैप, तो ये हो जाएगा -11 जे कैप। फिर से आपको इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई कराना है, तो के इंटू आई क्या हो जाएगा, के इंटू आई आ जाएगा जे कैप 23, ये जे कैप होगा, माइनस जे इंटू आई क्या आ जाएगा, जे इंटू आई आ जाएगा माइनस के कैप, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ये 11 क्या के कैप। ठीक है, फिर इसमें हमें क्या कराना है, फिर से आई कैप से मल्टीप्लाई कराना है, तो आई कैप से फिर मल्टीप्लाई कराओ, जे इंटू आई क्या होगा, जे इंटू आई माइनस के, तो -23 के कैप, और के इंटू आई क्या हो जाएगा, के इंटू आई आपका होगा प्लस जे, तो प्लस का 11 क्या हो जाएगा, के इंटू आई था जे कैप। ठीक है, तो -23 के कैप प्लस 11 जे कैप आ गया। ठीक है, इसका तो सी का ये क्या था आपका, सी की इक्वल था, वेक्टर सी मिल गया हमें। तो वेक्टर सी का इसके साथ हमें अब डॉट निकालना है, तो क्या आ जाएगा आपका -23 के कैप प्लस 11 जे कैप। ठीक है, डॉट किसके साथ निकालना था, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो आप देख पा रहे हो आई कैप तो 0 हो जाएगा, ये -23 और प्लस क्या हो जाएगा 11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगा, -12। तो -12 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई सेट एस है, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, √2 + √3 + √2 का पावर x प्लस √3 - √2 का पावर x इज इक्वल टू 10 है। देन आपको नंबर ऑफ द एलिमेंट इन S बताना है। ठीक है,
मीन्स हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और कितना पॉसिबल हो सकता है सॉल्यूशन ये बताना है। तो आप देख पा रहे हो कि रूट 3 क्या था, रूट 3 प्लस रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको रेशनलाइज करा दूँ तो ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है 1/√3 माइनस रूट 2 का। ठीक है, तो मैं इसमें से अगर इसे टी लेट कर ले रहा हूँ, मैं अगर इसको टी लेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है, देखो एक सेकेंड, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको जैसे ही आप लेट करोगे, लेट सपोज अगर अब मैं इसको टी मान लेता हूँ, तो इसका पावर एक्स है अपॉन क्या था आपका, रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर एक्स है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 10। इसको अगर आप टी मान लोगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब टी पुट कर लो उस पर, तो टी प्लस 1/t, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। सॉल्व करेंगे इसको, ये होगा t² प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t। क्लियर, इसका एलसीएम ले लेंगे, हाँ ठीक है, फिर ये आ जाएगा यहाँ से t² माइनस 10t प्लस टी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, प्लस टी, ये क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा t², टी कैंसिल होगा ना, +1 इज इक्वल टू 10t, ये हो जाएगा t² माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लोगे, फिर उसको इसके साथ कंपेयर करके चेक करोगे कि पॉसिबल है कि नहीं। तो t का जो वैल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा -b, तो 10 प्लस माइनस रूट अंडर b², ये हो जाएगा 100 माइनस 4ac, तो 4ac आपका क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या होगा 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो फर्दर, t का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से माइनस करेंगे क्या आएगा 96 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और किससे कैंसिल हो सकता है, मैं अगर इसको 4 के टर्म में कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 2 8 और 4 4 16, फिर से यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 4 क्योंकि इसमें फिर इसको हम 4 के में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 10 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 6। ठीक है, तो कॉमन अगर ले लें हम तो ये हो जाएगा 2, अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ये 5 प्लस माइनस 4, तो 2 रूट अंडर 6 होगा। ठीक है, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, जो आपको दिख रहा है 10 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, 10 प्लस माइनस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर क्या होगा आपका 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3, तो 3 प्लस 4 5 होगा, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको क्या कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका क्या रूट 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5 था प्लस 5 था, तो +5 को 2 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट 3 और रूट 2 का स्क्वायर, और अगर इसको देखा जाए तो ये रूट 3 था, तो रूट 3 2 रूट 2, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन से पूछा गया था, और आप देख पा रहे हो इसमें x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और इन दोनों का सम 10 है, तो हमें बताना है इसमें x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, रूट 3 प्लस रूट 2 का पावर x है। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है +1 अपॉन, इसको अगर रेशनलाइज करूँ तो रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा पावर x, तो इसका पावर क्या होगा x इज इक्वल टू 10।
इसको अगर मैं t मान लूँ तो t प्लस 1/t आ जाएगा 10। यहाँ से आपका क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10 होगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t का जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 6 अपॉन क्या है 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कैंसिल कराएंगे तो 5 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। ठीक है, तो t का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। तो मैं अगर इस, क्योंकि हमें t का वैल्यू क्या दिया हुआ था, t का वैल्यू सॉरी मैंने क्या लेट किया था, t का वैल्यू मैंने लेट किया था √3 प्लस √2 का पावर x। तो मैं अगर उसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2। तो ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ इक्वेट कर लो तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकता है। प्लस क्या था, √2 का पावर x, ये हो जाएगा आपका किसके इक्वल है, √3 प्लस माइनस √2 का पावर 2 की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, एक तो 2 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा -2, क्योंकि अगर 2 लेंगे प्लस वाले को कंपेयर करेंगे तो, और इसका अगर -2 लेंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल जाएगा, फिर वो उसी की इक्वल होगा। तो x का वैल्यू एक हो गया 2 और दूसरा क्या होगा हमारा -2। तो दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऑप्शन 3 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें आपको एरिया बताना था इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 16 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू वॉट। तो हमें दो कर्व्स दिए गए हैं, उसमें एक लाइन है और एक कर्व है, उन दोनों से जो इनक्लोज्ड एरिया होगा उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैं अगर फर्स्ट वाले कर्व को सॉल्व करूँ तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई, अगर हम कॉमन ले लें तो होगा x, 4 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या था आपका 16, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/4 प्लस एक्स, जो कि 1/x का जो हमारा ग्राफ होता है ये किस शेप में होता है, पैराबोलिक शेप में होता है, ये ग्राफ है हमारा, बट ये शिफ्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -4 पे, तो उसका पहले आप फिगर बना लो, फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर कैसा होगा इसका, फिगर इसका कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा हो गया x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये क्या है x है, y डैश। लेट सपोज यहाँ हमारा कहीं है -4, तो ये शिफ्टेड ग्राफ है। अब मैं y एक्सिस को यहाँ से ले ले रहा हूँ, तो जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और जो दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसका लाइन, ये इस लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया बताना है, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है इसका एरिया बताना है। बट इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ग्राफ का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, इसका वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16/4 प्लस एक्स, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो y के प्लेस पे अगर मैं पुट कर दूँ तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 16/4 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x का वैल्यू मिलेगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24, 6 इंटू एक्स प्लस 6x माइनस एक्स इंटू 4 -4x और -x इंटू एक्स -x² इज इक्वल टू 16। ठीक है,
अब माइनस एक्स स्क्वायर, मैं अगर इसको उस साइड लेके चला जाऊँ, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x बचेगा, सबको उस साइड अगर मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16 माइनस 24 माइनस 8 हो जाएगा, और ये माइनस 2x इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। तो मल्टीप्लाई कराने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा, कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ सकता है कॉमन, x आ जाएगा। तो x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। सॉल्व कर लो, तो x माइनस 4 आ गया कॉमन, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4 एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक 4 आ गया, और दूसरा क्या आएगा आपका, x का वैल्यू -2 आ गया। तो अगर x का वैल्यू 4 है, तो जब मैं 4 पुट कर लूँगा किस में, इसमें, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर रहा हूँ, तो x का वैल्यू 4 कहीं इधर होगा, तो ये हो गया 4 कॉमा 4, जैसे आप पुट करोगे x के प्लेस पे, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2। तो 4 कॉमा 2 ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, -2 पे, तो x का वैल्यू जैसे आप -2 पुट करोगे, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, क्योंकि इस अगर हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, तो -2 से 4 तक जब आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे वाला पूरा एरिया मिलेगा, और फिर वो जो हमारा हाइपरबोला का था इक्वेशन, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे वाला एरिया मिलेगा, उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसके बाद जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसका कैलकुलेशन में हम इसमें देखते हैं। देखिए, -2 से 4 तक हम 6 माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर दिए, और 16 अपॉन एक्स प्लस 4 को इंटीग्रेट कर दिए। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 30 माइनस, बस सॉल्व करना है इसके बाद, 30 माइनस 16 लॉग 4। ठीक है, इसको आप 2 का पावर 2 लिख सकते हो, 32, 30 माइनस 32 लॉग 2। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट है, 30 माइनस 32 लॉग 2, ऑप्शन सी 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है R2R, और हमें डिफाइन करना है कि GOF R2R क्या होगा, 1 1 होगा, 1 on 2 होगा, मेनी 1 होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है। तो आप देख पा रहे हो कि जो दोनों फंक्शन है वो क्या है, स्टेप वाइज डिफाइन फंक्शन है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज डिफाइन फंक्शन का अगर हमें GOF निकालना है तो उसके लिए हम लोगों के पास दो मेथड है। एक तो हम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं, और दूसरा आपको क्या करना होगा, ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ से सॉल्व करूँ, क्योंकि ग्राफ से थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, मैं अगर ग्राफ से सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये क्या है आपका वाई डैश है। तो एफ एक्स लॉग एक्स का ग्राफ है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जो लॉग एक्स का हमारा ग्राफ होता है वो किस इस प्रकार से होता है, ये हमारा क्या है 1, 0। तो इससे बड़ा के लिए हमें ग्राफ लेना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ लेना है लॉग एक्स का। और e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे जाता है। लेट सपोज ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये 0, 1 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें लेना है x लेसर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो ये ग्राफ होगा, इसका ये नीचे वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ये ऐसे होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये किसका हो गया, लॉग x बेस e का, और ये किसका हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स का। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, GOF चाहिए। तो GOF कैसे डिफाइन होगा, GOF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, G ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, G ऑफ एफ एक्स में gx में fx पुट कर लो। तो gx क्या था आपका, ये, तो ये हो जाएगा gx में fx पुट कर रहा हूं मैं, तो fx, और ये होगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा e टू दी पावर fx, ठीक है, fx लेसर देन 0। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, GOF चाहिए। GOF क्या होगा, अब यहाँ से पॉसिबल आप ग्राफ से देख सकते हो कि fx का वैसा वैल्यू लेना है जो fx क्या है आपका, जो y का वैल्यू होता है, y कोऑर्डिनेट का जो हमारा वैल्यू होता है। 0 से बड़ा के लिए जो fx है वो बताओ क्या हो सकता है। तो 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए fx हमारा क्या होगा, ये दोनों होगा। ठीक है, 0 से बड़ा के लिए ये दोनों पॉसिबल है। कौन कौन पॉसिबल है, log x भी पॉसिबल है और log ये भी पॉसिबल है।
तो 0 से बड़ा के लिए जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, ये पूरा है। तो यहाँ से हमारा जी ओ एफ का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जी ओ एफ का वैल्यू हो जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, लॉग एक्स बेस ई हो गया एफ एक्स बड़ा के लिए, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारा ये, तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से इनफाइनाइट तक, तो 1 टू इनफाइनाइट हो गया ये हमारा, 1 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो हमारा क्या था बड़ा से, ये e टू द पावर माइनस एक्स है, तो e टू द पावर माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, आप देख पा रहे हो e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स के किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है ये, 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये होगा x का किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू 0 टू माइनस इनफाइनाइट, और 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है फंक्शन x लेसर देन 0 के लिए क्या पॉसिबल है, तो आप देख पा रहे हो x लेसर देन 0 के लिए ग्राफ जो होगा वो log x का आएगा, तो fx का जो वैल्यू होगा वो log x होगा लेसर देन 0 के लिए। तो लेसर देन 0 के लिए अगर fx log x है, आप पुट करोगे वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया हमारा 0 से छोटा के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा जो e टू द पावर x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें एफ एक्स 0 से छोटा लेना था, तो e टू द पावर x का जो वैल्यू होगा उसके लिए जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा 0 टू 1, ठीक है, 0 टू 1 ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल। तो ये हमारा जी ओ एफ का ग्राफ हो गया। अब अगर मैं जी ओ एफ का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, एक तो आपका ये log x का हो गया, ये e टू द पावर x का हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक केवल, ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो अब आप देख पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ x का, तो वो क्या कर रहा है, इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मेन इवन फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो केवल हमें पॉजिटिव इंटीग्रल ही मिलेगा रेंज में, पूरे ग्राफ का रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर ही मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या था आपका, इसका जो डोमेन था R टू R था, तो इक्वल नहीं है, मीन्स जो रेंज है वो उसके को डोमेन के इक्वल नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये ऑन टू नहीं होगा। तो फाइनली जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या राइट है, नाइदर 1 नॉर ऑन टू, तो ऑप्शन 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ था, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस अल्फा वाई प्लस 3z इज इक्वल टू -4, और इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, देन आपको 13 अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रेमर्स अगर यूज़ कर ले क्रेमर्स रूल को, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि डेल्टा को अगर मैं 0 करूँ तो ये 0 के इक्वल होता है ना, तो वहाँ से अगर मैं अगर डेल्टा को 0 करूँ तो अल्फा और बीटा दोनों में इक्वेशन आएगा, मैं अगर डेल्टा 1 को 0 करूँ तो भी हमारा अल्फा 1 और बीटा 1 अल्फा और बीटा दोनों में आएगा इक्वेशन, अगर मैं डेल्टा 2 को 0 करूँ तो वहाँ से हमें क्या मिल सकता है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल सकता है। डेल्टा 2 अगर 0 कर रहा हूँ मैं तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो 2 1 3 5 -4 और 7, ये क्या आ जाएगा आपका -1 3 और -1 3 और बीटा, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो हमें बीटा का वैल्यू मिलेगा वो हमारा होगा -16/13, तो बीटा का वैल्यू हमारा आ गया -16/13, आप सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। तो -16/13 आएगा। अब उसका वैल्यू आप क्या करोगे, डेल्टा को 0 कर लो, किसी एक को 0 कर लो, अगर डेल्टा को 0 कर रहे हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 3 3 अल्फा -1 और -1 3 बीटा, बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके -16/13, इसमें पुट करके 0 करेंगे तो अल्फा का जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा -70 होगा। तो अल्फा -70 है और बीटा का वैल्यू -16/13 है, तो दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर लो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा क्या था हमारा -70 था, तो 13 मल्टीप्लाई अल्फा का वैल्यू -70 है मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू -16/13 है, ये दोनों कैंसिल होगा,
तो ये कितना आ जाएगा आपका 1120। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा 1120। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था ना, ये कोनिक सेक्शन से पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें थीटा जो है उसका इंटरवल दिया है 0 से π/2 के बीच में है। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 इज √7 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन आपको वैल्यू बताना है थीटा का क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है क्योंकि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, रिलेशन भी दिया हुआ है इलिप्स और हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटी में। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ था, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू √7 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो अगर स्क्वायरिंग हम कर लें इसका, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर 7 इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से जो आपका इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम देखें तो 5 इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और वाई स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल होगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 7 ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, तो 8 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 6। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 6/8 यानी 3/4। तो साइन थीटा हमारा क्या आएगा √3/2, और ये किसके इक्वल होता है साइन π/3 की इक्वल। तो थीटा का जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ से वो क्या मिलेगा π/3, मीन्स ऑप्शन 3 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ था, लेट y इज इक्वल टू कैपिटल YX बी अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, ब्रैकेट में है x प्लस वाई का क्यूब माइनस x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, और ये कंडीशन दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू हमें बताना था। तो स्टूडेंट अगर कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिखे तो आप उसको ट्राई करो कि किसी भी तरह से वो LDE के फॉर्म में बन जाए, या मैं उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसका जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें x प्लस वाई और x प्लस वाई में जो एक्सप्रेशन है वो हमारा गिवन था। तो मैं x प्लस वाई को अगर z मान लेता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा dz अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होगा dz अपॉन डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, dz अपॉन डी एक्स माइनस 1 होगा। अब dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू आप उसमें पुट कर लो, ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2xz का क्यूब था और माइनस zx माइनस 1, दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या आएगा dz अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स xz क्यूब माइनस zx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसको LDE में लाने के लिए z क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 2x में हमें अगर z क्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम तो z अगर डायरेक्ट गायब करेंगे तो इसमें z रहेगा। तो मैं अगर z क्यूब को z क्यूब से डिवाइड करते रहा हूँ दोनों साइड, ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन z का क्यूब, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स अपॉन z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आप देख पा रहे हो कि अगर हम -1 अपॉन जेड स्क्वायर को किसी वेरिएबल से लेट कर लूँ, लेट सपोज अगर मैं t मान लेता हूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जेड क्यू इसमें अवेलेबल है, और फिर वो कैंसिल होकर आपका क्या होगा, ये LDE में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका जो
कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो dz अपॉन dx का वैल्यू हमारा ये था, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, -1 अपॉन जेड क्यू को u मान लिया। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ से जो आपका dz का वैल्यू आएगा इसमें पुट करोगे, तो वो कुछ इस प्रकार से एक LDE बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करते हो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। u इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर -2 प्लस सी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। और ये जो हमारा इक्वेशन था वो कहाँ से पाया था, इसका कंडीशन क्या दिया हुआ था, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 है, पुट करेंगे तो c का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। तो फाइनली हमसे क्या पूछा गया था, इसका वैल्यू पूछा गया था, मीन्स x का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 रखना था। पुट करोगे x का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 पे, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 माइनस रूट टी। तो देखते हैं इसका जो फाइनल ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 15 था ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पूछा गया था। क्या दिया हुआ है, लेट एफ बी अ फंक्शन आर टू आर, डोमेन और रेंज दोनों इसका क्या है, आर है, और जो फंक्शन है वो स्टेप वाइज डिफाइंड फंक्शन है। एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स लेसर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है आपका, a माइनस बी कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है, और x 0 to 1 के बीच में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 है, और x बड़ा के लिए क्या है आपका 2x प्लस 1 है। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है m प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो कि a प्लस बी प्लस ए बी सी कहाँ है, ए बी सी तो फंक्शन में ही कहीं ना कहीं मिसिंग टर्म्स हैं, वेरिएबल के फॉर्म में जो दिया हुआ है। बट m जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। m ऐसा पॉइंट है जिसपे जो इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए हमें LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा एट दैट पॉइंट। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, RHD और LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को देखते हैं कि वो क्या इक्वल है कि नहीं उस पॉइंट पे। तो चलिए पहले तो इसका हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो उसका LHL RHL और फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों क्या होगा, आपस में सेम होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो f1 का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 प्लस सी की इक्वल आएगा। तो अब RHL हमारा क्या हो जाएगा, RHL के लिए आप रिप्लेस करोगे 1 प्लस एच से, h टेंडिंग टू 0, तो वहाँ से जो आपका 3 प्लस सी होगा वो क्या आ जाएगा आपका RHL का वैल्यू। तो 3 प्लस सी किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन था हमारा। तो सी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वहाँ से फिर से आप बोल सकते हो कि इसका इस पे LHL RHL और उसका उस पॉइंट पे उसका लिमिट का वैल्यू सेम होगा। फिर उसके बाद जैसे आप पुट करोगे cos 2x का एक्सपांसन मेथड यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से जो हमारा a माइनस बी का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, एंड a और b आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो a और b दोनों 1 आ गया, c का वैल्यू आपका 0 आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे LHD और RHD चेक कर लेंगे। तो LHD का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, एंड RHD का भी वैल्यू 0 आ रहा है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जब ये डिफरेंशिएबल है तो m का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या बोला गया था कि m ऐसा पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट यहाँ दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इस फंक्शन जो था वो हमारा डिफरेंशिएबल है, तो m का पॉइंट 0 हो गया। तो m प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2। तो चलिए इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ था, ये भी एक कोनिक सेक्शन का ही क्वेश्चन है। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कंडीशन दे रखा है a बड़ा है किससे, b से। इलिप्स है हुज इसेंट्रिसिटी इज 1 अपॉन रूट 2, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या है आपका, अंडर रूट 14 है।
देन आपको स्क्वायर ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला बताना है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले आप उसका यूज कर लो। इसेंट्रिसिटी इसका दिया हुआ था 1/√2, तो मैं इसका इसेंट्रिसिटी क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किसके इक्वल है ये 1/√2 के, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल आएगा। इसको एलएचएस में लेके आ जाएंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर हम निकाल लिए, यहाँ से क्या आ गया 2b स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर अगर 2b स्क्वायर है तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ क्योंकि इसका यूज करना है हमें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, ठीक है। एक तो हमें ए बी में इक्वेशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए बेसिकली, क्योंकि इसका इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए भी हम ए बी का ही वैल्यू यूज करेंगे। और लेटस ऑफ रेक्टम क्या दिया हुआ था 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है √14 है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर अपॉन 2, तो आप इसमें पुट कर लो 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन ए इज इक्वल टू √14, ये कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, तो ए का वैल्यू क्या आ गया √14, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप यहाँ पुट कर लो, ए का वैल्यू अगर √14 है तो ये हो जाएगा √14, तो 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये 7 आ जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 7, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। और ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसमें √14 है। अब सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि ए और बी से हम क्या कर सकते हैं, इसका इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर हमें बताना था, ठीक है। तो हाइपरबोला का जो हमारा इसेंट्रिसिटी होगा वो हो जाएगा √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 14, तो 7/14, और इसका स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसका स्क्वायर कर लो, ये रूट अंडर तो गायब हो जाएगा ना, 1 प्लस क्या होगा 1/2, ठीक है। तो ये 2 और 1 3/2, तो जो फाइनल आंसर होगा आपका इसका क्या होगा ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा गया था, और इसमें एपी में दिया हुआ है A3ABC एपी में है, और उसका जो दूसरा सीक्वेंस दिया है 3A-1 B+1 C+9 ये जीपी में है। आपसे क्या पूछा जा रहा है एबीसी का अर्थमेटिक मीन, तो एबीसी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो किसकी इक्वल होगा A+B+C/3 की इक्वल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो मैं इसमें कॉमन डिफरेंस को अगर लेट सपोज डी मान लूँ, ये हो जाएगा 3 + D 3 + 2D 3 + 3D, तो ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा ए का, नो ये तो 3 दिया ही हुआ था, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा सी। अब इसे अगर मैं यूज़ कर लूँ, ये एपी का था, ठीक है, मैं अगर इसे यूज़ कर रहा हूँ जीपी के लिए, तो एबीसी का वैल्यू अगर मैं उसमें डाल दूँ तो क्या हो जाएगा आपका जीपी का जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा 3 और A-1 है, तो ए का वैल्यू क्या है 3 + D -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + D आ जाएगा, और बी का वैल्यू हमारे 3 + 2D है, पुट करेंगे तो 4 + 2D आ जाएगा, ये है 3 + 3D, उसमें पुट करोगे तो कितना आएगा 12 + 3D। अब आप यहां से D का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो कॉमन रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 + D का स्क्वायर इक्वल टू 3 × 4 + 2D। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो हमारा D का वैल्यू मिलेगा वो 4 - 2 होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से 2 रूट्स आएंगे, 4 - 2 होगा। अब 4 - 2 में आप देख पा रहे हो कि अगर मैं -2 इस जीपी में रख दूं तो एक टर्म इसका 0 हो जा रहा है, जैसे ही इसका एक टर्म 0 होगा तो फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, वो नॉट डिफाइंड वाला केस बनेगा, इट मीन्स हमारा ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, डी का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, तो डी का वैल्यू हमें क्या लेना होगा 4, तो जब डी का वैल्यू 4 इसमें रखोगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 + 3 7, बी का वैल्यू क्या आएगा 8 + 3 11, और यहाँ से क्या आ जाएगा 12 + 3 15, और उसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना था, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 7 + 11 + 15/3,
तो फाइनली आपका क्या आएगा, ये 18/3 6 हो जाएगा, प्लस 5 11। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और कैलकुलेटिव भी था, ठीक है। इसमें अगर आप कहीं भी अगर थोड़ा सा भी मिस कर रहे हो या इरेशनल नंबर्स का इनइक्वालिटी आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसोगे। तो अगर आप इसको स्किप करके अगर लास्ट में ट्राई कर रहे हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस में गलती होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें दो सर्कल दिया हुआ, एक सी है और एक सी डैश है, ठीक है। और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, और उसमें जो लेमडा का वैल्यू है ना इंटरवल, उसका इंटरवल दिया हुआ है आर माइनस क्लोज ब्रैकेट ए टू बी, और जो ए बी है वो एक कोऑर्डिनेट में यूज करके एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी के टर्म्स में। और फिर पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट बताओ इसमें से किस कर्व पे लाई करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमें इसका पॉइंट ढूंढना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट पता करना होगा। अब इस पॉइंट के लिए हमें ए बी पता करना पड़ेगा, ए बी के लिए हमें इस इंटरवल को पता करना पड़ेगा, इस इंटरवल के लिए हमें उस लेमडा के वैल्यू को निकालना पड़ेगा, इस लेमडा के वैल्यू के लिए हमें सर्कल के इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देख लो, ये दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट सपोज ये सी है, ये सी डैश है, ये ओ है, ओ डैश है, ठीक है। तो दोनों सर्कल का जो इक्वेशन है आप इससे आराम से निकाल सकते हो इसका सेंटर और रेडियस। तो सी का अगर हम बात करें तो सी के लिए जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0, और इसका जो रेडियस होगा लेट सपोज r1, ये हो गया 2, ठीक है, यहाँ से r²। सी डैश से आप क्या निकाल सकते हो, इसका सेंटर निकाल सकते हो। ओ डैश का सेंटर क्या हो जाएगा 2 लेमडा, 0, क्योंकि y वाला टर्म इसमें नहीं है। और यहाँ से हमारा जो रेडियस हो जाएगा r2 वो किसके इक्वल होगा, 2 लेमडा का स्क्वायर अंडर रूट 2 लेमडा का स्क्वायर, यानी 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9। और ये हमें पता चल गया इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 लेमडा, 0 है। तो सर्कल में हम लोगों को ये रिलेशन तो जरूर पता होगा कि दोनों कोई दो सर्कल अगर दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बीच में लाई करता है, मॉड r1 प्लस r2 और मॉड r1 माइनस r2 के बीच लाई करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओ डैश जो है ये ग्रेटर होगा मॉड r1 माइनस r2 से, एंड लेसर होगा मॉड r1 प्लस r2 से। बस सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, r1 का वैल्यू पता है, r2 का वैल्यू पता है, आप इसमें डालोगे, फिर यहाँ से हमारा क्या बनेगा, दो इनइक्वालिटी बनेगा, दोनों इनइक्वालिटी में दो केस लेके हमें सॉल्व करना होगा, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेमडा का वैल्यू मिलेगा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारा इक्वेशन हो गया, दो इनइक्वालिटी बन जाएगा। अब इन दोनों इनइक्वालिटी में हमें एक एक इनइक्वालिटी को केस 1 केस 2 लेके सॉल्व करना होगा। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का केस 1 हो गया, और ये सेकंड इसी इनइक्वालिटी का केस 2 हो गया। तो केस 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से जो आपका लेमडा का वैल्यू आएगा वो इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। और केस 2 लेंगे, इट मीन्स जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से जो आपका लेमडा का वैल्यू आएगा वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब इन दोनों का हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। तो जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से जो हमारा a का वैल्यू हो गया वो -13/8 है, और b का वैल्यू क्या होगा 13/8 होगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया क्या, -1 और 6। अब आप -1 और 6 को एक एक ऑप्शन में पुट करके चेक करोगे तो सोचो इसमें कितना काम करना है। इक्वेशन को सॉल्व करके उससे रेडियस और सेंटर निकालना है, इनइक्वालिटी को दो पार्ट में सॉल्व करना है, उस इनइक्वालिटी में भी मॉडुलस वाला इनइक्वालिटी था। उसके बाद आपको इससे कंपेयर करके वहाँ से ए बी का वैल्यू पता करना है, फिर उस जो कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ था पॉइंट का उसमें ए बी का वैल्यू रखोगे, वहाँ से पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट को एक एक ऑप्शन में चेक करेंगे, वो भी लास्ट वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ऑप्शन 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बस सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, देन y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस। तो y के लिए भी आपको कुछ कंडीशन दे रखा है, डायरेक्ट y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पहले तो आपका जो fx है वो भी डायरेक्ट गिवन नहीं है, fx 1/fx के फॉर्म में दिया है, एंड y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर fx है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें fx निकालना होगा, क्योंकि y के लिए fx चाहिए
और एफ एक्स के लिए क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, और ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से दो इक्वेशन बनाओगे एफ एक्स और वन अपॉन एफ एक्स में। तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूँ वन अपॉन एक्स से, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसा बन जाएगा आपका, पहले तो ऑलरेडी मैं वो जो इक्वेशन था उसको लिख ले रहा हूँ, 5f(x) + 4 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, रिप्लेस करो x को 1/x से, तो ये हो जाएगा 5 1 अपॉन एक्स प्लस 4f(x) इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए fx का वैल्यू। तो fx के वैल्यू के लिए f1 अपॉन एक्स को एलिमिनेट करना होगा। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करके माइनस कर दूंगा। तो इस यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से, तो ये कितना हो गया 20 और ये भी 20 हो जाएगा। माइनस करोगे दोनों कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 25 और ये क्या आ गया 16। तो 16 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9f(x). 9f(x) इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कराओ 5x स्क्वायर माइनस 10 और ये क्या आएगा आपका -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो 9f(x) का वैल्यू क्या आएगा, इसका अगर हम एलसीएम ले ले क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जैसी एलसीएम लेंगे 5x का पावर 4 होगा और माइनस क्या आ जाएगा 10x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 8x स्क्वायर। यहां से आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू 5x का पावर 4 माइनस और प्लस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर सॉरी माइनस 2x स्क्वायर और -4 अपॉन क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। y के वैल्यू को आप देख पा रहे हो कि 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ, जैसे 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे एफ एक्स का उसमें वैल्यू पुट करोगे तो 9x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा। तो जो हमारा y का वैल्यू आ गया ये है 5x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब हमें चेक करना है कि ये y किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो y डैश एक्स चेक करते हो, तो y डैश एक्स इसका क्या आएगा 20x³ माइनस 4x। ठीक है, यहां से जब आप इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या आ जाएगा 4x 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 होगा, एक 1/√5 होगा और दूसरा -1/√5 हो जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, ये हो गया -1/√5, ये हो जाएगा 0, ये क्या होगा आपका 1/√5 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जहाँ पे भी प्लस का साइन होगा वो क्या होगा उसका उसमें इंक्रीज करेगा और नेगेटिव वाले में डिक्रीज कर रहा होगा। तो -1/√5 से 0 -1/√5 से 0 और 1/√5 से इन्फिनिटी, मीन्स ऑप्शन 2 इसका क्या है करेक्ट है। इस इंटरवल में ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है 3D एंड वेक्टर से पूछा गया था और इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है क्या है 1 है और 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और एक लाइन में कांस्टेंट मिसिंग है, उसको लेमडा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको उसी लेमडा का जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज होगा उसका सम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। जो हमारा फार्मूला है वो क्या होता है x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और फिर यहाँ से जो हमारा वेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा -2 1 1 1 -2 1 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 -2 और 1। इसका हम क्या करेंगे मॉड ले लेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉड, बस फॉर्मूला पुट करना है और वहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू मिलेगा। चलिए इसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला में सारा चीज़ पुट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो सॉल्व करने के बाद मॉडुलस ऑफ √3 माइनस लेमडा अपॉन क्या आएगा √3 इक्वल टू 1 और यहाँ से आपका जो लेमडा का वैल्यू होगा वो 0 एंड 2√3 आएगा। तो इसका सम हमसे पूछा गया था, तो 0 + 2√3 क्या होगा 2√3। तो चेक कर लेते एक बार ऑप्शन क्या है इसका 2√3, ऑप्शन 2 इसका क्या है करेक्ट आंसर है।
तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया था। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू एक्स टी इज द सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टी प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस टी प्लस वन का पावर 4 डी टी, और t इज इक्वल टू 0 पे जो x का वैल्यू है वो 2 है, तो हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो ये हो गया हमारा t प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस टी प्लस वन का पावर 4, ठीक है, और dt। यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो dx अपॉन dt का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस टी प्लस वन का पावर 4 अपॉन क्या होगा, t प्लस वन। मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन टी प्लस वन प्लस क्या आ जाएगा, t प्लस वन का पावर 3। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ से, dx अपॉन डी टी माइनस 2x अपॉन टी प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा, t प्लस वन का पावर 3। तो अब आप इसको देखते ही बता सकते हो कि ये क्या है, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलडीई का। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई के फॉर्म में होता है तो उस केस में इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इसका जो आई एफ होगा वो हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन टी प्लस वन, तो -2 अपॉन टी प्लस वन, ठीक है, डी टी। तो यहाँ से जो आपका आई एफ का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ये हो जाएगा आपका -2, अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा एल एन टी प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा ई टू द पावर एल एन टी प्लस वन का पावर -2, कैंसिल होगा तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, टी प्लस वन का पावर 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फाइनली जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन टी प्लस वन, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन का क्यूब, ये होगा टी प्लस वन का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, टी प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, और डी टी। सॉल्व करेंगे तो x अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, t प्लस वन इंटू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, t प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें पहले तो हमें c का वैल्यू निकालना होगा, और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, एट t इज इक्वल टू 0 x का वैल्यू आपका 2 है, तो t इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू 2 पुट कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन 0 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू t का वैल्यू हमारा क्या था 0, तो 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी, तो c का वैल्यू हमारा जो आएगा वो क्या होगा 3/2। तो अब c का वैल्यू मिल गया तो मैं उस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा फाइनली, जो हमारा इक्वेशन है ये होगा x प्लस एक्स अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/2। सी का वैल्यू हम निकाल चुके थे। अगर टी प्लस वन को हम दूसरे साइड ले जाएं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा टी प्लस वन का पावर 4, ठीक है, अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 टी प्लस वन का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था, हमें x का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 पे चाहिए। तो t इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 1 + 1 2 का पावर 4, तो ये क्या बचेगा 2 का पावर 3 बच गया यहाँ से, या 3/2 था ऑलरेडी, मल्टीप्लाई t का वैल्यू हमें 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 2 का पावर 2, तो 4 यहाँ से कैंसिल होगा, कितना आएगा 2 का पावर 3 आपका क्या होगा 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 6, तो 8 + 6 क्या होगा 14, तो 14 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना था इन द सेट,
ये सेट दिया हुआ है और सेट का जो एलिमेंट है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, ठीक है। और ये गिवन है कि एक्स वाई जेड है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 42, एंड आपको एक्स वाई जेड जो भी है वो बड़ा है किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो हमें इसमें क्या बताना है, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो कितने हो सकते हैं, मतलब कितना पॉसिबल सॉल्यूशन इसका हो सकता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, केसेज बनाना होगा हमें, क्योंकि वैसा अगर कोई डायरेक्ट मेथड देखे तो फिर ऐसा इसके केस के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर सिंपल इक्वेशन होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो उसे आप सॉल्व कर सकते थे पीएनसी की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं केस, ये हमारा इक्वेशन था, एक्स वाई जेड आपको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही लेना था हमें। तो मैं जेड का वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी एक का वैल्यू आप लेके स्टार्ट कर सकते हो, केस बना सकते हो। तो अगर मैं जेड का वैल्यू इसमें जीरो पुट करूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, दो वेरिएबल में इक्वेशन, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं हम एक एक वैल्यू डाल के पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कितना ऐसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो टोटल उतना कितना केस बन जाएगा आपका 42। सिमिलरली जब हम z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा टोटल कितना केस बनेगा 20। z इज इक्वल टू 2 पे कितना केस बनेगा 19। z इज इक्वल टू 3 पे आपका कितना केस बनेगा टोटल 17, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा कि अब मैं z इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ तो हमारा जो x प्लस टू वाई में इक्वेशन आ गया वो 33 आ गया। तो अब आपको यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है। लेट सपोज अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं, x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा इंटीजर्स में। अगर मैं इसको वन पुट कर रहा हूं तो पॉसिबल है इंटीजर्स में। तो उसी तरह से आपको काउंट करना है, ठीक है ना। केस तो कितना केस बनेगा आपका 17 ऐसा पॉसिबल हो सकता है रिजल्ट। इसमें कितना पॉसिबल होगा अगर z का वैल्यू 4 रखेंगे तो 16। तो इसी तरह से हमें एक एक पे पुट करके चेक करना है। फाइनली जब आप 14 रखोगे तो क्या बन जाएगा ये, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और 14 के आगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में आने लगेगा और नेगेटिव हमें रखना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ कितना केस बन गया आपका 1। तो टोटल केस हमें हमसे पूछा गया था, तो आप सबको ऐड करोगे तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा 169। ये क्वेश्चन नंबर था 22। अब हम लोग देखते हैं 23। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें आपको बताना है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, इज अल्फा, देन मॉड अल्फा आपको बताना है। जो आपको एक एक्सपेंशन दिया है उसका, उसमें x टू द पावर 30 का जो कोफिशिएंट है अगर वो अल्फा है एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो ऑब्वियस से होगा ही क्योंकि अगर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो हमें इसमें मॉड अल्फा का वैल्यू बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, फर्दर ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 6 अपॉन एक्स का पावर 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 3 का पावर 8। तो फाइनली आपका ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स का पावर 3 का पावर 8 अपॉन क्या है आपका, अपॉन एक्स का पावर 6। तो हमें इसमें से चाहिए x टू द पावर 30 का कोफिशिएंट। तो x टू द पावर 30 का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब आपको न्यूमरेटर वाले पार्ट में से x के पावर 36 का कोफिशिएंट मिल जाए, क्योंकि x के पावर 36 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, x के पावर 6 से, तो वहां से आपको क्या मिलेगा x का पावर 30 मिल जाएगा और उसका कोफिशिएंट हमें लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको इसमें जितना भी एक्सपेंशन दिख रहा है बाइनोमियल, आप उसका क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे। तो मैं अगर फर्स्ट वाले का जनरल टर्म लिखूं तो यहाँ से आपका जो जनरल टर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा यहाँ से, मैं अगर लिखूँ 6c लेट सपोज r1, तो 6c r1 यहाँ से हो जाएगा आपका 7c r2 और 8c r2, ये होगा r3 माइनस 1 टू द पावर, ठीक है, माइनस 1 का पावर क्या आ जाएगा यहाँ से r3 मल्टीप्लाई क्या होगा x टू द पावर, आप देख पा रहे हो यहाँ से तो आपका जो भी आएगा वो क्या होगा r1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 2r2 प्लस क्या हो जाएगा 2r3। अब हम क्या करेंगे,
इसमें केसेज बना लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी केस पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आर के वैल्यू पे आपको अलग अलग उस रिजल्ट्स मिलेगा और फिर उसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। ये हमारा हो गया इसका केस। तो केस 1, केस 2 और केस 3, हम 3 केस बनाए हैं। इससे हमें चाहिए 36, क्योंकि यही हमारा क्या देगा आपका x टू द पावर 36। तो न्यूमिनेटर वाले पार्ट का जो भी कोफिशिएंट होगा वो 36 बनाएगा। बट हमें 36 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 30 का कोफिशिएंट चाहिए था। तो 36 मिलेगा, अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे केस 1 में मैंने क्या लिया है, R1 R2 R3 का जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। तो आपका जो भी इसमें था एक्सपेंशन, उसमें मैक्सिमम पावर क्या था बाइनोमियल का, 8 था। तो मैं अगर R3 का वैल्यू 8 से स्टार्ट करूँ लेना, तो ये केसेस बन सकते हैं क्या, अगर मैं 8 ले लूँ तो बाकी जो बचेगा R1 और R2 में आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 12। तो फिर उसका जो भी पॉसिबल रिजल्ट से मैंने लिख लिया। उसी तरह से केस 2 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद केस 3 सॉल्व करेंगे। तो जितने केसेस दिख रहे हैं, अब इन केसेज में जो R1 R2 R3 का वैल्यू मिल रहा है, इन सारे वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपका, -678, और उसका मॉड लेना था हमें। तो 678 इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा गया था, जिसमें 2 एपी दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि इसमें जितने भी कॉमन टर्म्स होंगे उसका सम बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म से एक नया एपी बनेगा वो एपी बना लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे, और वहाँ से जो एन डी होगा उससे हम उसका सम निकाल सकते हैं। तो जो एपी 1 था ये हमारा क्या था, 3, 7, 11, 15 और 403 था। और जो हमारा AP2 था वो क्या था, 2, 5, 8, 11, 404 था। तो इससे जो कॉमन टर्म होगा, तो जो AP बनेगा हमारा कॉमन टर्म का, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 11, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों AP के कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा, LCM के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट वाले एपी से क्या मिल रहा है, ये क्या था, 3, 7, हाँ। तो फर्स्ट वाले एपी से जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो 4 होगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसका एलसीएम लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल। तो 11 + 12 23, और लास्ट वाला जो टर्म होगा वो या तो 403 होगा या इससे छोटा होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या पॉसिबल है, या नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना पॉसिबल है। तो एन अगर हम इसको लेट कर ले रहे हैं 403 को, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 403। ए का वैल्यू 11 था, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू भी गिवन था, क्या था, डी का वैल्यू 12 है। तो मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ डी का वैल्यू, डी क्या है, 12 है, ये 403 हो गया। तो n-1 12 इज इक्वल टू 403 माइनस क्या हो जाएगा, 11। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से जो n का वैल्यू मिलेगा वो हमारा 33.66 इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि n इज इक्वल टू 33.66 आ रहा है। तो n तो डेसिमल में होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा कॉमन एपी का वो 33 होगा, क्योंकि इससे छोटा होगा, उससे बड़ा तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बड़ा तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि लास्ट वाला टर्म ही हम क्या मान के चल रहे हैं, 403। तो n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 32। तो अब अगर n का वैल्यू पता है तो S32 हमें निकालना था। ये हो जाएगा 32/2, 2a 22 प्लस 32 माइनस 1 n-1 इंटू डी 12। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6699, ठीक है। तो 6699 इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 26 था ये एक लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया था। बस लिमिट में नया क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का यूज़ किया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। किसके लिए, तो एट x इज इक्वल टू 0 के लिए LHL और RHL बताना है, ठीक है। और LHL और RHL जो है वो L और R से इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपको L का वैल्यू और R का वैल्यू निकालना है, और फिर उसके बाद इसमें पुट करके आपको फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले तो इसमें हमें LHL और RHL निकालना होगा। तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसका LHL और RHL क्या हो जाएगा, 0+ पे अगर हम निकालें तो 0+ पे 0 + h होगा, ठीक है।
और इसके लिए जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच ही आएगा, ठीक है। और जीरो माइनस के लिए जो हमारा क्या बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, इसका क्या आ जाएगा आपका माइनस एच प्लस वन आएगा, ठीक है। तो इसे यूज़ करेंगे और उस तरह से हम क्या करेंगे, इसका एल और आर के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको आर के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा क्या होगा, जीरो प्लस के लिए जीरो प्लस और एफ एच के इक्वल, वहाँ वैल्यू पुट करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट में एच ही आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो आर का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, पाई अपॉन रूट टू हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, एल फाइंड करोगे। तो एल के लिए जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा वो क्या था, वन प्लस माइनस एच प्लस वन था, ठीक है। तो माइनस एच प्लस वन हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, माइनस एच प्लस वन, ठीक है। यहाँ से माइनस एच आएगा और माइनस एच प्लस वन फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका, एल का जो वैल्यू आएगा, एल का जो वैल्यू आएगा वो पाई अपॉन फोर होगा। पाई अपॉन फोर और पाई अपॉन रूट टू का वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, और वहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर क्या है वो 18 है। थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि लिमिट से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता होना चाहिए, और अगर स्टैंडर्ड लिमिट पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। स्टैंडर्ड लिमिट अगर पता है और फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टी पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 26 था, इसमें क्या दिया हुआ है, लेट द लाइन एल, कोई लाइन एल है, अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा, पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पी, और ये जो पी है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। लेट द लाइन कैपिटल एल टच टू सर्कल C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस टू रूट 3, the centers Q1 and Q2, C1 and C2 lies on the y axis, मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है इसमें, P Q1 Q2 का जो भी एरिया होगा उसका स्क्वायर निकालना है। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें पॉइंट P फाइंड करना होगा, और वो पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों कर्व का। तो इजीली मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 था, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है। मैं अगर पुट कर दूँ तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू हमारा -3 और 1 आएगा, ठीक है। बट -3 तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि -3 आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट P आपका क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ से आप x का वैल्यू लिख सकते हो √2, तो x का वैल्यू √2 है और y का वैल्यू आपका क्या है, 1। तो P का कोऑर्डिनेट मिल गया √2, 1। तो अगर P का कोऑर्डिनेट हमें पता है और ये P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप उससे उसको पास करा लो। तो वहाँ से √2 मल्टीप्लाई √2 + 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो अल्फ़ा अगर 3 आ गया तो जो हमारा लाइन है वो क्या होगा, √2x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है, इस लाइन को दो सर्कल टच कर रहे हैं। तो मैं एक रफ फिगर इसका ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये दो सर्कल हो गया, इसका रेडियस दिया हुआ था 2√3, ये 2√3 है, और ये भी क्या है आपका 2√3 है। ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन गिवन था, ये क्या है, √2x + y - 3 इक्वल टू 0। और ये जो Q1 Q2 है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ऑन द y एक्सिस। तो ऑन द y एक्सिस जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो 0,y1 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 0,y2 होगा। तो यहाँ से जैसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस और टेंजेंट, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y1 और y2 का वैल्यू मिलेगा। तो √2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 0 था प्लस y - 3 मॉड अपॉन क्या होगा, √2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, 2√3 के इक्वल आएगा।
तो मॉड y माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें y का वैल्यू मिलेगा वो एक क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप इसमें पॉजिटिव रखोगे तो y का वैल्यू एक 9 हो जाएगा, इसको नेगेटिव रखोगे तो प्लस, और y का वैल्यू एक हो जाएगा -3। तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, Q1 का कोऑर्डिनेट क्या है 0,9, Q2 का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3 और P का कोऑर्डिनेट क्या है √2,1। अब इन तीनों का यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ P Q1 Q2 इज इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा √2 1 0 9 0 -3 1 1 1। सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगा वो √2 6√2 होगा। ठीक है, यूनिट, और इसका स्क्वायर हमें चाहिए तो 6√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 × 2 इज इक्वल टू 72। तो 72 इसका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन 27 था इसमें पॉइंट P दिया हुआ था सेट के फॉर्म में, और जो एलिमेंट था वो क्या था आपका एक सर्कल था जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, और दूसरा जो पॉइंट था Q उसमें क्या था लाइन दिया हुआ है। ठीक है, जो एलिमेंट है वो लाइन के फॉर्म में और वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया हुआ था। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, लेट इन इंटरसेक्शन, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको इसका बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो Z1 Z2 है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका सर्कल था वो क्या बनेगा, सर्कल का जो सेंटर है वो हो जाएगा एक तो -2 और दूसरा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और लेसर देन 1 चाहिए तो इससे छोटा वाला हमें पार्ट लेना है, और लाइन का भी इससे छोटा, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे सर्कल का और दोनों लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, सर्कल और लाइन का जो इक्वेशन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। सर्कल और लाइन का हमारा जो इक्वेशन होगा ये सर्कल का इक्वेशन हो गया सॉल्व करने से, और L1 का इक्वेशन लाइन 1 का और लाइन 2 का। अब अगर हम C और L1 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें Z1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपका क्या लेना था आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो Z2 क्या हो जाएगा आपका, Z2 कैसे मिलेगा सर्कल और L2 को सॉल्व करने से। तो Z1 और Z2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 31 + 5√2। तो अल्फा आ गया 31 और बीटा का वैल्यू क्या होगा 5, तो अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना था 36 इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये मिसिंग है, ये यहाँ नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 28 था ये सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल से बट कैलकुलेटिव है। इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर आप इसमें जैसे ही आप देखोगे ना इस तरह का फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सिंपल प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई कर लें fx a to b, ये क्या आ जाएगा a to b f a + b - x। तो इसको अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos x का cos x से होगा, sin x -sin x हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा। तो -sin x 1 क्या हो जाएगा e⁻sin x, sin x ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ से आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर लोगे, तो फाइनली आपका क्या बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, दोनों सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका ये आएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि sin x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो cos x अवेलेबल है, जिसको मैं t मान लिया, लिमिट चेंज हो गया 0 से 1, तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 + t का पावर 4। तो 1 + t का पावर 4 का अब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है। तो 1 + t के पावर 4 को मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से क्या कॉमन लिख सकते हो, अगर t² कॉमन लोगे तो 1 + 1/t² प्लस क्या बच जाएगा t² बचेगा। ठीक है, और पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 2 अगर मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख ले रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1/t²। ठीक है, और माइनस क्या था 1 - 1/t², और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आपको कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनल। अब इसमें हमें क्या करना है, ये दो तरह का इंटीग्रल आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हो इसका फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर ले तो t - 1/t² + 2 हो जाएगा,
इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम इसमें इसको z मान लेता हूँ और इसको k मान लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 4√2, इन उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, इसका भी लिमिट चेंज होगा। तो फाइनली जो आपका आएगा वो 2 पाई प्लस 2 ln 3 प्लस 2√2, यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू 2 आएगा। दोनों का स्क्वायर का सम निकालना था, तो क्या होगा फाइनल आंसर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, दोनों लाइन L1 और L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया था, ठीक है। और इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट PQ। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो P और Q को, दोनों लाइन को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके बीच का हमें पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो हमें अल्फा बीटा गामा का प्लस का डबल निकालना था, ठीक है, सम का ट्वाइस निकालना था। तो हमें ये पता है कि ये दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो आप वेक्टर पी क्यू निकाल लो, ठीक है। वेक्टर पी क्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आप लिख सकते हो वहाँ से। ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा लेमडा, लेमडा अगर कॉमन ले लें तो आयोटा लेमडा प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, मैं अगर माइनस जे कॉमन ले लूँ तो माइनस लेमडा प्लस 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये क्यू पॉइंट लिख लेंगे और ये वेक्टर लिख लेंगे। जैसे वेक्टर मिलेगा तो वेक्टर का हमें क्या मिल जाएगा, डी आर मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर का डी पी क्यू वेक्टर का डी आर और इस लाइन का डी आर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो वहाँ से म्यू और लेमडा में हमें क्या मिल जाएगा, म्यू और लेमडा में एक इक्वेशन मिलेगा। फिर इसका डी आर और इसका डी आर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल करेंगे तो फिर म्यू और लेमडा में हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो म्यू और लेमडा मिल जाएगा, और जैसे म्यू और लेमडा मिलेगा तो आप अल्फा बीटा और गामा आराम से फाइंड कर सकते हो। तो बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, देखिए सिंपल है। वैसे पहले तो मैंने वो दोनों पॉइंट लिख लिया पी और क्यू का, फिर इसका वेक्टर लिख लिया पी क्यू वैक्टर। तो पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है L1 और L2 पे, तो दोनों का डी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इसका और इसका डी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा। और इसका पी क्यू और L2 का जो डी होगा उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो वहाँ से डी के प्रोडक्ट को 0 के इक्वल किए तो दूसरा इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो म्यू का वैल्यू -3/2 और लेमडा का भी वैल्यू -3/2 मिला। तो पी और क्यू मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे पी और क्यू में। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा हमारा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। तो फाइनली अल्फा बीटा गामा का सम का ट्वाइस बताना था, वो किसके इक्वल आएगा, 21 के इक्वल आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें एक सेट दिया हुआ था और उस सेट में एलिमेंट कितना है, 1 2 3, इस तरह से 20 एलिमेंट्स हैं। R1 और R2 दो रिलेशन है। R1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, और R2 भी आपका बिलोंग कर रहा है किससे, मतलब सबसेट है किसका, सेट ए का, इसके जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो R1 और R2 जो है वो दो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो लेट ए आपका सेट है, उसमें 1 से 20 तक का एलिमेंट दिया हुआ है। इसमें हमें दो रिलेशन बनाना है R1 और R2, जिसका कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर मैं R1 देखूं तो R1 क्या था आपका, उसमें ए बी है, ठीक है, एलिमेंट के फॉर्म में, और B इज डिविजिबल बाई ए है। तो B डिविजिबल बाई ए है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, वहाँ से एलिमेंट क्या क्या आ सकता है, एक तो 1 1 आ जाएगा, B 1 से डिविजिबल है, फिर उसके बाद 1 2 आ जाएगा, ठीक है, उस तरह से 120 तक होगा। फिर उसके बाद हम 2 1 तो नहीं होगा, 2 2 होगा, फिर 2 4 होगा, उस तरह से हम लिख लेंगे सारा एलिमेंट। फिर 3 3 होगा, 3 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे ना वो आपका 66 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बात किया जाए तो इसको आप काउंट कर लेना लिख के, टोटल कितना होगा एलिमेंट, 66 होगा। तो इसका एलिमेंट हमें R1 का एलिमेंट आ गया, हमें बताना था इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू होगा R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2। तो R1 और R2 का जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें तो आप देख पा रहे हो कि इसमें टोटल एलिमेंट है, ठीक है, 1 1 2 2 3 1 2 वैसा एलिमेंट है जो A B से डिविजिबल है,
और इसमें लिखा है कि a इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b, तो a और b का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ए बी का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है इसमें, इसका मतलब या तो ए बी इक्वल होगा या ए बी से छोटा होगा। तो उस केस में इसमें मतलब R1 में और R2 में कॉमन एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 इस तरह से। इसका अगर हम एलिमेंट का बात करें R1 इंटरसेक्शन R2 का, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 20 20। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 20। हमें क्या बताना था, उसमें एलिमेंट बताना था। तो R1 का एलिमेंट है कितना 66 है और इसका क्या है 20 है। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 6 और 4 46 होगा। इसमें कितने आएंगे एलिमेंट्स टोटल, 46 एलिमेंट्स आएंगे। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका 46 है।